दोस्तों नमस्कार। हर कोई जानता है कि 2024 का रास्ता 2022 से ही निकलेगा। दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि यूपी की जीत 2024 की जीत को तय कर देगी। हर कोई जानता है कि वोटों के समीकरण अपने अनुकूल करने के लिए नरेंद्र मोदी की बिसात 2014 के बाद से ही वाकई जबरदस्त रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यह कोई नहीं कहता है कि क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का जो किंग होगा वही इस देश के किंग के तौर पर अपनी दावेदारी को रख सकता है। यह कोई नहीं कह रहा है कि जिस समीकरण को, जिस ओबीसी राजनीति को नरेंद्र मोदी लगातार साध रहे हैं, ऐसे में कहीं हिंदुत्व का मुद्दा आरएसएस के लिए गोता तो नहीं लगाने लगा है। और यह भी कोई नहीं कहता है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ अब्बा जान का जिक्र यूं ही नहीं कर गए। उन्हें याद है कि गुजरात का कौन सा फार्मूला नरेंद्र मोदी अपनी जीत के लिए तय करते थे। 2007 में मौत का सौदागर शब्द कहां से निकला और 2021 में कांग्रेस ही आतंकवाद की जननी है, यह कहने का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने क्यों किया। इन सब के बीच ओवैसी किस रूप में उत्तर प्रदेश के भीतर मुसलमानों का सवाल उठा रहे हैं और मुसलमानों को जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर खुशी क्यों रेंग जाती है। तो क्या वाकई जो राजनीतिक प्रयोग नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की चुनावी जीत के लिए करना चाह रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ को लगने लगा है कि हो सकता है जीत तो मिल जाए, लेकिन फिर उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य होगा क्या। जातीय समीकरण में वो कहां फिट बैठते हैं। और ऐसे में हिंदुत्व को लेकर ही आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को आगे किया था। कई सवालों ने एक साथ जन्म लिया है। ये सवाल आरएसएस के भीतर के हैं, ये सवाल योगी आदित्यनाथ की सोच और राजनीतिक बिसात के हैं, यह सवाल नरेंद्र मोदी के द्वारा एक एक करके धीरे धीरे तमाम राज्यों को गंवाने की परिस्थितियां भी हैं। और ऐसे में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री उनके हाथ से बाहर है, या कहें एक ही राज्य में उनकी अपनी सियासत नहीं चल पा रही है, और वो है उत्तर प्रदेश, और उस शख्स का नाम है योगी आदित्यनाथ। तो क्या वाकई जिस बिसात को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिछाया जा रहा है, उसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ का मॉडल है जो आरएसएस के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का मॉडल है जो चुनावी जीत को पर ठप्पा लगाना चाहते हैं। हमें लगता है कि आज एक एक परतों को खोलिए, लेकिन उससे पहले चंद सवालों को अपने जहन में रख लीजिए। पहला सवाल तो यही है, क्या नरेंद्र मोदी की राजनीतिक प्रयोग की उम्र पूरी हो चली है। दूसरा सवाल है, क्या आरएसएस के लिए योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में नए नरेंद्र मोदी हैं। क्या संघ हिंदुत्व की लाइन पर लौटने के लिए बेताब है। क्या योगी मोदी के गुजरात फॉर्मूले पर लौटने को बेताब हैं। क्या योगी समझ चुके हैं कि मोदी की सोशल इंजीनियरिंग जीत तो दिला देगी, लेकिन उन्हें खत्म कर देगी। ऐसे में जिस भगवा वस्त्र को वो धारण किए हुए हैं और जिस बात का जिक्र वह अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को लेकर करते रहे और आरएसएस उनको दिल दे बैठा, क्या यही वो परिस्थितियां हैं जिसमें आरएसएस को भी अब लगने लगा है एक वैकल्पिक परिस्थिति खड़ी करनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम दिल्ली से नहीं निकला था, वो आरएसएस से निकला था। लेकिन अब 2021 है, 5 साल बीत चुके हैं, और 5 साल के बाद जो चुनाव सामने दरवाजे पर खड़ा है, उन परिस्थितियों को अब देखने और परखने की जरूरत है। लेकिन यह एक अद्भुत लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, राजनीति साधने की लड़ाई है, आने वाले वक्त में विकल्प को लेकर लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई में क्या वाकई अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस कहीं पर भी टिकते हैं। और जिस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र लगातार नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से करते चले गए, क्या वाकई उसकी उम्र पूरी हो चली है। क्योंकि अगर आप इस देश के भीतर में मानचित्र उठाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी की सत्ता सही मायने में है कहां, तो आपको सिर्फ एक ही राज्य नजर आएगा, वो है गुजरात। आप कहेंगे कर्नाटक में भी तो सरकार है, लेकिन यह भी समझना होगा कि कर्नाटक की सरकार जब वहां पर जनता दल के साथ मिलकर कांग्रेस की थी तो उसे जोड़ तोड़ करके गिराया गया। मध्य प्रदेश के भीतर में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे भी बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके गिराया। यानी जो विपक्ष के विधायक थे उनको साथ लाकर बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में सत्ता बनाई।
इसके अलावे कौन सा राज्य बचता है? इसके अलावे उत्तराखंड है, बड़ा छोटा राज्य है जो हिचकोले खा रहा है। हिमाचल प्रदेश है जो हिचकोले खा रहा है। हां, असम में जीत जरूर मिली है, लेकिन इसके अलावे बिहार और गोवा में वहां पर तो गठबंधन की सरकार है। इसके अलावे एकमात्र राज्य सही मायने में उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर चाहे दिल्ली जो भी सोचे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सियासत को अपने अनुकूल कर साधना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ आरएसएस खड़ी है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ी है, लेकिन आरएसएस इस बात को जान रही है कि इस देश के भीतर में अगर मानचित्र पर देखना शुरू करें तो झारखंड में सरकार नहीं है बीजेपी की, महाराष्ट्र में गंवा चुकी है, शिवसेना अलग हो गई तो वह भी बीजेपी के हाथ से चला गया। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। बंगाल और उड़ीसा दो छत्रप ऐसे हैं जिनको हरा पाना मुश्किल है। एक तरफ नवीन पटनायक, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। तमिलनाडु में डीएमके आ चुकी है जो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। केरल में वामपंथियों की सरकार दूसरी बार आई है, जो एक परंपरा टूटी है कि हर बार अलग अलग सरकार आती है, वह भी वामपंथियों ने वहां पर परंपरा तोड़ दी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, इन तीन जगहों पर भी बीजेपी की सरकार नहीं, बीजेपी के विचारों से सहमति देने वाले मुख्यमंत्री नहीं। यानी बहुत छोटे से हिस्से में देश में अगर ओबीसी की राजनीति या जातीय समीकरण या फिर सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र हो तो हमें लगता है एक पन्ना आपको आज अतीत का और पलटना चाहिए। इस देश में जिस समय मंडल और कमंडल का जिक्र हो रहा था, उसके बाद मंडल के बाद की सियासत को साधने के लिए गोविंदाचार्य भी उत्तर प्रदेश और बिहार में सोशल इंजीनियरिंग तलाश रहे थे, लेकिन तब आरएसएस ने भी और बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने भी दिल्ली में मना कर दिया। अभी सोशल इंजीनियरिंग का वक्त नहीं आया है। वो वक्त से पहले गोविंदाचार्य उन परिस्थितियों को समझ रहे थे जिसे आज नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। लेकिन फिर समझना होगा कि योगी आदित्यनाथ के भीतर के धर्म और उनके जातीय समीकरण के भीतर में आरएसएस ने उनके हिंदुत्व को चुना। नरेंद्र मोदी अगर जातीय समीकरण को देख रहे हैं और जातीय समीकरण के आश्रय उत्तर प्रदेश की अगर सियासत को समझें तो फिर ठाकुरवाद, वहां पर ठाकुरों के जरिए सत्ता बहुतों ने संभाली है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में आज एक पन्ना और पलटिए। यह पन्ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जिस राजनीतिक प्रयोग को कर रही है उसमें उसे यादव माइनस ओबीसी चाहिए, माइनस जाटव शेड्यूल कास्ट चाहिए, एससी चाहिए, दलित चाहिए, आप जिस भी रूप में राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करें कर ले। और दूसरी तरफ बीजेपी मानकर चल रही है कि अपर कास्ट उसके साथ बना ही रहेगा। इस सियासत में जातीय समीकरण में कितने दिनों तक योगी आदित्यनाथ चल पाएंगे? योगी आदित्यनाथ मठ से निकले हैं। योगी आदित्यनाथ के मठ प्रेम को लेकर आरएसएस का भी प्रेम जगा था और वो संघर्ष और आंदोलन जो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर था, अब उसका फैसला चाहे सुप्रीम कोर्ट से आ गया हो, लेकिन आने वाले वक्त में इस धारा को क्या आरएसएस छोड़ेगी? और शायद इसीलिए दिल्ली से जब जब मुश्किल योगी आदित्यनाथ के लिए खड़ी की गई, उस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ आरएसएस खड़ी रही, क्योंकि वह भविष्य भी देखना चाहती है। इस लड़ाई में कहीं कोई दूसरा नेता आपको नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में हम आपको सोशल इंजीनियरिंग की दिशा में ले चलते हैं, जहां पर आज भी एक अद्भुत प्रयोग जाटलैंड से हुआ है। उस जाटलैंड के भीतर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करने अलीगढ़ पहुंचे और जाटलैंड में जाटों का प्रभाव जो है 17% है। तकरीबन 110 सीट अगर वहां की देखिएगा तो 2012 में सिर्फ 38 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व था, लेकिन 2017 में 88 सीटों पर वर्चस्व बीजेपी का हो गया, क्योंकि इन दोनों वर्ष के बीच में मुजफ्फरनगर के दंगे भी देखने को मिले। जाट और मुस्लिम अलग अलग हुए। जाट पूरी तरह हिंदू एस्पेक्ट में आकर ढल गए और बीजेपी का हिंदुत्व का नारा चल पड़ा इस जाटलैंड में भी, और यहां पर बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली, जो 88 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं 110 सीटों में से। इस वक्त जब किसानों का आंदोलन चल रहा है तो किसान अपने आप को जाट माने, हिंदू माने या किसान माने, यह भी एक सवाल है। और इन सवालों के भीतर का एक दूसरा सवाल यह है कि अगर
उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान मायने रखता है, और खास तौर से इस जाटलैंड में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर में, तो यहां गन्ना किसानों की तादाद सबसे ज्यादा है। यानी जिन मुद्दों पर समूचे देश में किसान संघर्ष कर रहा है, उससे इतर गन्ना किसानों की मांग को मानना सरकार के लिए कोई मुश्किल सबब नहीं है। गन्ने की कीमत आपको बढ़ानी है, 40-50 रुपए बढ़ा दीजिए। जो भी आपका बकाया है चीन मालिकों को लेकर, चीनी जो मालिक हैं वहां पर शुगर मिल के, उनसे पैसा लौटवा दीजिए। हाँ, बिजली की कीमत कुछ कम कर दीजिए, स्थिति अनुकूल हो गई। इसे साधना बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बड़ी लड़ाई यह है, अगर उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से मंडल सियासत में और उसी बिसात पर नाचने लगेगा, तो फिर कमंडल की सियासत को कौन साधेगा। और आरएसएस की जो शाखाएं काम करती है और प्रचारकों का हुजूम जो अलग अलग जिलों में घूमते रहता है, वो आने वाले वक्त में क्या वाकई ओबीसी और दलित की सियासत को साधेगा, या फिर ब्राह्मणवाद या जातीय राजनीति को साधने से आगे निकलकर हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ाएगा। दरअसल यही वो प्रतीक हैं जो टकरा रहे हैं। इसीलिए यह मुहावरा थोड़ा सा बदल दीजिए कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर चाहे निकलता हो, लेकिन यूपी से अगर रास्ता निकल रहा है तो यूपी में जिसकी सत्ता होगी और जिस चेहरे और जो खुद में अपने आप में उत्तर प्रदेश की सियासत में मुद्दा बन जाएगा, अगर वो शख्स योगी आदित्यनाथ हो गए, तो उनका दावा भी और उनका चेहरा भी 2024 में हर किसी के सामने होगा। यह एक टकराव की परिस्थिति है, लेकिन इसके बीच हमें लगता है कुछ सच और समझने की आज कोशिश कीजिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस सियासत को साधा है वह लोकसभा के लिए अनुकूल है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। मसलन अगर ओबीसी की सियासत खेली गई तो सबसे ज्यादा वोट लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 96 में 1996 के चुनाव में 26% वोट मिले थे बीजेपी को। लेकिन 2014 और 2019 में आइएगा तो यह 26% से बढ़कर 34% 2014 में होते हैं। 2019 में यह और बढ़कर 39% हो जाते हैं। यह CSTS और लोक नीति का और इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है, उस आधार पे यह हम जानकारी आपको दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर में 2017 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हक में 47% ओबीसी के वोट पड़े थे, जबकि समाजवादी के हिस्से में 29% पड़े थे और 9% बीएसपी के पक्ष में पड़े थे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब आप आइएगा तो कमाल हो गया। बीजेपी के पक्ष में ओबीसी का वोट 61% पड़ा था और समाजवादी के पक्ष में 14%, बीएसपी के पक्ष में 15%। यह स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में ओबीसी के जरिए साधना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, यह सियासत दरअसल इतनी भर नहीं है कि जातीय समीकरण को अपने अनुकूल करके कमंडल की राजनीति छोड़कर मंडल की राजनीति को बीजेपी अपना रही है। और बार बार जब कैबिनेट का विस्तार भी हुआ, उसमें भी तमाम मंत्रियों ने बोला, खुद प्रधानमंत्री ने बोला, और उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे जुड़े नेताओं को भी मिनिस्ट्री दे दी गई। सवाल है कि क्या वाकई योगी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि राजनाथ सिंह का क्या हुआ। राजनाथ सिंह सरीखा ठाकुरवादी नेता 2014 के इलेक्शन में जो हर सीट पर कौन कैंडिडेट होगा यह तय कर रहा था, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ आए, उनको ठाकुर के तौर पर जब सामने रखा गया तो धीरे धीरे राजनाथ पूरे पटल से गायब हो गए। आज की तारीख में हाशिए पर है राजनाथ की समूची राजनीति, तो कल योगी आदित्यनाथ की राजनीति हाशिए पर क्यों नहीं जाएगी। और योगी आदित्यनाथ लेकिन जिस भगवा वस्त्र को पहने हुए हैं, उस वस्त्र का क्या महत्व रह जाएगा। यह सियासत का वह मूल मंत्र है जिसके ग्राउंड जीरो पर आरएसएस बैठी हुई है, और इसको योगी आदित्यनाथ बाखूबी समझ रहे हैं। और इससे ऐसा नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि अगर वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी जीत योगी के चेहरे और योगी के मुद्दे के आश्रय मिल गई, यानी अब्बा जान की राजनीति ने अगर तूल पकड़ा, टेररिज्म का जो जिक्र कांग्रेस से जोड़कर योगी आदित्यनाथ ने किया है, अगर उसका जोर पकड़ा, तो दरअसल ये गुजरात की वही प्रयोगशाला है जो उन्होंने 2007 में अपनाई थी, उसको योगी आदित्यनाथ 2021 में यूपी में प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है।
हमें लगता है कि जिस ओबीसी के भीतर झांकिएगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझे तो 41% वहां पर ओबीसी है। उस 41% के भीतर में 20% लोअर ओबीसी है और अपर ओबीसी लगभग 21% है। इस 21% पे 9% यादव है। इस 9% को पूरे तरीके से माइनस कर दीजिए जो बीजेपी के पक्ष में नहीं आएगा। उसके बाद जब आप समझना शुरू करेंगे कि आखिर किस तरीके से सियासत को साधा गया है, तो उसका दूसरा हिस्सा यह है कि लोकसभा के इलेक्शन में और उत्तर प्रदेश के भीतर में लोकसभा इलेक्शन में कितनी बड़ी तादाद में वोट मिले बीजेपी को और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ओबीसी के जरिए, तो यह भी समझिए कि अपर ओबीसी के वोट 2019 के इलेक्शन में बीजेपी के पक्ष में 41% गए थे, जबकि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और दूसरे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़िएगा तो यह सिर्फ 29% था। कांग्रेस के पक्ष में 15% था। जो लोअर ओबीसी है वह बीजेपी के पक्ष में 47% गया था और वह समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अन्य के पक्ष में सिर्फ 22% गया था। यह बीजेपी का धीरे धीरे आगे बढ़ना है, यानी अपर और लोअर ओबीसी में दोनों में बीजेपी ने धीरे धीरे बढ़त हासिल की है। 2009 में 22%, फिर 30%, फिर 41% अपर ओबीसी में। लोअर ओबीसी में 22%, 42%, फिर 47%। लेकिन दूसरी तरफ क्षेत्रीय और मंडल की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गंवाया है, कांग्रेस ने भी गंवाया है। इसका अगला सवाल यह है कि क्या यादव पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है? यकीनन 2014 में हालांकि एक उम्मीद जगी थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस सियासत को साध रहे थे उस वक्त, जो जिक्र कर रहे थे, उसमें 24% उनको यादवों का वोट मिला था, 30% समाजवादी पार्टी को मिला था। यह भी सही है, लेकिन 2019 में बीजेपी को सिर्फ 10% मिला यादवों का वोट, 68% समाजवादी पार्टी को मिला। मतलब बहुत साफ है कि जिस राजनीति को नरेंद्र मोदी साध रहे हैं वो जीत के समीकरणों के साथ राष्ट्रीय क्षितिज में या लोकसभा के चुनाव में तो प्रभावित करती है, लेकिन राज्यों में वो फेल हो रही है। और उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वो देश नहीं है। इसे आरएसएस भी समझ रही है और योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इसीलिए धर्म के ध्रुवीकरण के आश्रय अब्बाजान का भी जिक्र करेंगे, टेररिज्म का जिक्र भी करेंगे और उसमें खास तौर से वो बार बार मुस्लिम शब्द भी कहेंगे। और इसीलिए ओवैसी का आगमन जो है, ध्यान दीजिए उनके भाषणों में मुस्लिम वोट को अपने पास खींचना है। मुस्लिम वोट, एक भी वोट बीजेपी को मिलेगा यह अपने आप में एक सवाल है, लेकिन जिसे मिलेगा उसके लिहाज से बटेगा। इसका दूसरा, अगर सॉफ्ट हिंदुत्व अगर आप देखना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी में देख सकते हैं। ये सॉफ्ट हिंदुत्व के आश्रय अयोध्या भी पहुंच गए, वहां से झंडा यात्रा भी आज निकाल ली। लेकिन यह सॉफ्ट हिंदुत्व का मतलब बहुत साफ है कि यह जातीय समीकरण को नहीं साध पाएगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो अपर कास्ट का वोट लेना चाहती है या जो शहरी इंटेलेक्चुअल्स का वोट लेना चाहती है वह भी बढ़ जाएगा। वो कांग्रेस से कुछ वोट अपने हाथ में खींच लेगी। यानी केजरीवाल और ओवैसी का होना बीजेपी के लिए लाभदायक है उत्तर प्रदेश के भीतर में। इसे बहुत बाखूबी सोशल इंजीनियरिंग भी समझती है और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति भी समझती है। अगला सवाल यह है कि क्या इस पूरी राजनीति के भीतर में जब हम देखना शुरू करें, जब बैकवर्ड कास्ट और ठाकुर की पार्टी हो गई है क्या बीजेपी? और यह सवाल आरएसएस को परेशान कर रहा है कि अगर बैकवर्ड कास्ट और ठाकुरवाद की राजनीति ही बीजेपी की समझ है तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी देख लीजिए। कल्याण सिंह ओबीसी, राजनाथ सिंह ठाकुर, योगी आदित्यनाथ ठाकुर, इसके बाद ब्राह्मणों के नाम पर कलराज मिश्र और मुरली मनोहर जोशी जो रिटायर हो चले हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस ठाकुरवाद की राजनीति को कांग्रेस ने भी बाखूबी बढ़ाया है। बहुत पूर्व में मत जाइए, इंदिरा गांधी के दौर से देखिए तो आपको नजर में आएंगे कमलापति त्रिपाठी, 71 से 73 तक मुख्यमंत्री रहे। हेमवंती नंदन बोहरा बाद में इंदिरा गांधी से झगड़ा करके चले गए और टकराव हो गया, अलग मसला है, लेकिन हेमवंती बोहरा भी 73 से 75 तक रहे। उसके बाद याद कीजिए एनडी तिवारी, वह भी 1975 में मुख्यमंत्री हुए, बाद में वह भी चले गए, ये अलग मसला है। लेकिन ठाकुरवाद की परिस्थिति में इसके अलावा एक नाम और है, श्रीपति मिश्रा। ये 82 से 84 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, लेकिन वीपी सिंह ठाकुर थे जो 80 से 82 तक रहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री। वीर बहादुर सिंह गोरखपुर के बड़े नेता जिनकी पहचान ठाकुर, आज वहां पर पहचान योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन वीर बहादुर सिंह को कौन भूल सकता है, 1985 में वह मुख्यमंत्री बने थे। यानी इस परिस्थिति के भीतर का एक अनूठा सच यह है कि जो
समीकरण नरेंद्र मोदी बैठाते हैं उसमें वो जातीय समीकरण में 30% वोट हर हाल में चाहते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की सत्ता हो या दिल्ली की सत्ता हो, 30% वोट आपको चाहिए ही, हर हाल में चाहिए, तब आपका एक छत्र राज्य होगा। और समाजवादी पार्टी जिस राजनीति को साधती है उसमें वो मुस्लिम को अपने साथ जोड़ती है, जिसे बीजेपी नहीं जोड़ती है। बीएसपी अपने समीकरण में मुस्लिम को साथ जोड़ती है, जिसे बीजेपी नहीं जोड़ती है। अब सवाल यह है कि यादव हो या शेड्यूल कास्ट हो, जाटव हो या यादव हो, या इसके अलावे ओबीसी हो या माइनस जाटव शेड्यूल कास्ट हो, इस वोट को एकमुश्त अपने अनुकूल करने के लिए धर्म की राजनीति को खेलना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। इसीलिए जो आपको ध्रुवीकरण की परिस्थितियां नजर आ रही हैं उसके पीछे की समझ यही है, क्योंकि जब आप जोड़ते हैं समाजवादी पार्टी में तो वो कहेगा 9% हम, 19% मुस्लिम, बाकी कुछ और आ जाएंगे। इन दोनों को जोड़िएगा तो 28% प्लस में कुछ और आ जाएंगे। मायावती से पूछिएगा तो बोलेंगे 13% जाटव, 19% मुस्लिम, 32% ये हो गया, बाकी ब्राह्मणों को भी ले आएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है, ब्राह्मण 11%, मुस्लिम 19%, और इन दोनों का कोई नेता नहीं, जिसका जिक्र हमने कई बार किया है। ये दोनों मिलते हैं तो 30% हो जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों को माइनस करके कोई राजनीतिक सत्ता पा नहीं सकता है, और यह राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इनके पास कोई नेता नहीं है। यह कौन सी सियासत का छोर है जिसमें एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग हर जाति को बांट भी रही है, और बीजेपी जिसकी पहचान अपनी अपर कास्ट और हिंदुत्व के तौर पर रही उसमें सबको शामिल भी कर लेती है, और दूसरी तरफ मंडल की राजनीति में एक तरफ यादव और जाटव जो कि अपने अनुकूल सियासत को साधते हुए इन्हें भी अपने अनुकूल करने के लिए कोई ब्राह्मण के लिए सभा सम्मेलन कर रहा है, कोई पाठ पढ़ रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, हर कोई जिक्र कर रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में खुद ब्राह्मण और मुस्लिम क्या चाहते हैं ये शब्द गायब है, और इस गायब रहने देने की स्थितियां ही मंडल भी जारी करती है और कमंडल भी जारी करती है। यानी कमंडल भी नहीं चाहती है और मंडल भी नहीं चाहती है कि इस देश का मुसलमान सोचे, इस देश के भीतर में ब्राह्मण सोचे। उत्तर प्रदेश के भीतर में यह राजनीति का एक ऐसा पाठ है जिसमें योगी आदित्यनाथ की जरूरत है कि अखिलेश की राजनीति चलती रहे। नरेंद्र मोदी की सियासत कहती है कांग्रेस चलती रहे। इस राजनीति को जरा समझने की जरूरत है जिसमें विपक्ष बटा भी रहे और हर नेता की अपनी सियासत साधी जाती भी रहे, और लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए अगर किसी को लग रहा है कि यह राजनीति वह अपने मंडल की राजनीति जो 1995 से उत्तर प्रदेश की सियासत देखते आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, वह साध लेगी, चाहे ध्रुवीकरण का जिक्र हो या सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र हो, तो एक बड़ा मुश्किल सवाल है। यह लड़ाई पूरे तरीके से खुलकर इसलिए आ गई है क्योंकि देश के भीतर में मोहभंग की स्थिति नरेंद्र मोदी को लेकर पैदा हो रही है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई प्रेम जाग गया है। सवाल यह है कि उस धारा और इस धारा में योगी आदित्यनाथ का मॉडल और मोदी का मॉडल, कल तक जो मोदी का मॉडल था गुजरात में, उसको योगी आदित्यनाथ यूपी में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है बाकी जो मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट से लेकर धनबल का जिक्र हो या फिर जिस भी तरीके से रणनीति बनानी हो वह तो दिल्ली बना लेगी, लेकिन परसेप्शन क्या होगा चुनाव जीतने का और किसने जिताया, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं इस चुनाव में चेहरा भी वही रहे और मुद्दा भी वही रहे। नरेंद्र मोदी चाहते हैं इस चुनाव में ऑरा भी उनका रहे और सोशल इंजीनियरिंग भी उनकी रहे। यह खेल और इस बिसात को क्या वाकई कांग्रेस तोड़ पाएगी? क्या वाकई समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या मायावती या कहे बीएसपी समझ पाएगी? या वह छोटे राजनीतिक दल जो अभी सत्ता के अनुकूल चलना चाहते हैं, उनको क्या अकाली दल और शिवसेना दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है? लेकिन राजनीति का आखिरी पार्ट यह है कि जनता ने इस दौर में बड़ा दर्द झेला है, बड़ा दुख झेला है, और जनता क्या जाति के नेताओं के आश्रय उसी दिशा में अपने कान नाक ढक कर चलने की स्थिति में आ गई है या आ जाएगी, या पहली बार वह कुछ और फैसला देगी? इंतजार इसी बात का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। हर कोई जानता है कि 2024 का रास्ता 2022 से ही निकलेगा।
दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि यूपी की जीत 2024 की जीत को तय कर देगी। हर कोई जानता है कि वोटों के समीकरण अपने अनुकूल करने के लिए नरेंद्र मोदी की बिसात 2014 के बाद से ही वाकई जबरदस्त रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यह कोई नहीं कहता है कि क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का जो किंग होगा वही इस देश के किंग के तौर पर अपनी दावेदारी को रख सकता है। यह कोई नहीं कह रहा है कि जिस समीकरण को, जिस ओबीसी राजनीति को नरेंद्र मोदी लगातार साध रहे हैं, ऐसे में कहीं हिंदुत्व का मुद्दा आरएसएस के लिए गोता तो नहीं लगाने लगा है। और यह भी कोई नहीं कहता है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ अब्बा जान का जिक्र यूं ही नहीं कर गए। उन्हें याद है कि गुजरात का कौन सा फार्मूला नरेंद्र मोदी अपनी जीत के लिए तय करते थे। 2007 में मौत का सौदागर शब्द कहां से निकला और 2021 में कांग्रेस ही आतंकवाद की जननी है, यह कहने का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने क्यों किया। इन सब के बीच ओवैसी किस रूप में उत्तर प्रदेश के भीतर मुसलमानों का सवाल उठा रहे हैं और मुसलमानों को जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर खुशी क्यों रेंग जाती है। तो क्या वाकई जो राजनीतिक प्रयोग नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की चुनावी जीत के लिए करना चाह रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ को लगने लगा है कि हो सकता है जीत तो मिल जाए, लेकिन फिर उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य होगा क्या, जातीय समीकरण में वो कहां फिट बैठते हैं। और ऐसे में हिंदुत्व को लेकर ही आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को आगे किया था। कई सवालों ने एक साथ जन्म लिया है। ये सवाल आरएसएस के भीतर के हैं, ये सवाल योगी आदित्यनाथ की सोच और राजनीतिक बिसात के हैं, यह सवाल नरेंद्र मोदी के द्वारा एक एक करके धीरे धीरे तमाम राज्यों को गंवाने की परिस्थितियां भी हैं। और ऐसे में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री उनके हाथ से बाहर है, या कहें एक ही राज्य में उनकी अपनी सियासत नहीं चल पा रही है, और वो है उत्तर प्रदेश, और उस शख्स का नाम है योगी आदित्यनाथ। तो क्या वाकई जिस बिसात को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिछाया जा रहा है, उसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ का मॉडल है जो आरएसएस के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का मॉडल है जो चुनावी जीत को पर ठप्पा लगाना चाहते हैं। हमें लगता है कि आज एक एक परतों को खोलिए, लेकिन उससे पहले चंद सवालों को अपने जहन में रख लीजिए। पहला सवाल तो यही है, क्या नरेंद्र मोदी की राजनीतिक प्रयोग की उम्र पूरी हो चली है। दूसरा सवाल है, क्या आरएसएस के लिए योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में नए नरेंद्र मोदी हैं। क्या संघ हिंदुत्व की लाइन पर लौटने के लिए बेताब है। क्या योगी मोदी के गुजरात फॉर्मूले पर लौटने को बेताब हैं। क्या योगी समझ चुके हैं कि मोदी की सोशल इंजीनियरिंग जीत तो दिला देगी, लेकिन उन्हें खत्म कर देगी। ऐसे में जिस भगवा वस्त्र को वो धारण किए हुए हैं और जिस बात का जिक्र वह अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को लेकर करते रहे और आरएसएस उनको दिल दे बैठा, क्या यही वो परिस्थितियां हैं जिसमें आरएसएस को भी अब लगने लगा है एक वैकल्पिक परिस्थिति खड़ी करनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम दिल्ली से नहीं निकला था, वो आरएसएस से निकला था। लेकिन अब 2021 है, 5 साल बीत चुके हैं, और 5 साल के बाद जो चुनाव सामने दरवाजे पर खड़ा है, उन परिस्थितियों को अब देखने और परखने की जरूरत है। लेकिन यह एक अद्भुत लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है, राजनीति साधने की लड़ाई है, आने वाले वक्त में विकल्प को लेकर लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई में क्या वाकई अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस कहीं पर भी टिकते हैं। और जिस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र लगातार नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से करते चले गए, क्या वाकई उसकी उम्र पूरी हो चली है। क्योंकि अगर आप इस देश के भीतर में मानचित्र उठाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी की सत्ता सही मायने में है कहां, तो आपको सिर्फ एक ही राज्य नजर आएगा, वो है गुजरात। आप कहेंगे कर्नाटक में भी तो सरकार है, लेकिन यह भी समझना होगा कि कर्नाटक की सरकार जब वहां पर जनता दल के साथ मिलकर कांग्रेस की थी तो उसे जोड़ तोड़ करके गिराया गया। मध्य प्रदेश के भीतर में कांग्रेस की सरकार थी तो उसे भी बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके गिराया। यानी जो विपक्ष के विधायक थे उनको साथ लाकर बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में सत्ता बनाई। इसके अलावे कौन सा राज्य बचता है। इसके अलावे उत्तराखंड है, बड़ा छोटा राज्य है जो हिचकोले खा रहा है।
हिमाचल प्रदेश है जो हिचकोले खा रहा है। हां, असम में जीत जरूर मिली है, लेकिन इसके अलावे बिहार और गोवा में वहां पर तो गठबंधन की सरकार है। इसके अलावे एकमात्र राज्य सही मायने में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर चाहे दिल्ली जो भी सोचे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी सियासत को अपने अनुकूल कर कर साधना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ आरएसएस खड़ी है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ी है, लेकिन आरएसएस इस बात को जान रही है कि इस देश के भीतर में अगर मानचित्र पर देखना शुरू करें तो झारखंड में सरकार नहीं है बीजेपी की, महाराष्ट्र में गंवा चुकी है, शिवसेना अलग हो गई तो वह भी बीजेपी के हाथ से चला गया, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, बंगाल और उड़ीसा दो छत्रप ऐसे हैं जिनको हरा पाना मुश्किल है। एक तरफ नवीन पटनायक, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। तमिलनाडु में डीएमके आ चुकी है जो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। केरल में वामपंथियों की सरकार दूसरी बार आई है, जो एक परंपरा टूटी है कि हर बार अलग अलग सरकार आती है, वह भी वामपंथियों ने वहां पर परंपरा तोड़ दी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली